ये कहानी एक ऐसे वैम्पायर के बारे में जो एक इंसान से प्यार करने लगती है। तो क्या वो कभी एक हो पाएंगे या उनकी लव स्टोरी इनकम्प्लीट रह जाएगी? जानते हैं आज की कहानी में, जिस सीरीज का नाम है टूथ परी। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम रूमी नाम की एक जवान लड़की को देखते हैं जो एक बार में एक आदमी से मिलती है। दोनों होटल के कमरे में जाते हैं और रूमी उस आदमी के गर्दन में नस को देख पाती है, जिसके बाद रूमी के 2 नुकीले दांत निकलते हैं और वो उस आदमी को काट लेती है। इससे पता चला कि असली में रूमी एक वैम्पायर है। तभी उस कमरे में रूमी की दोस्त आती है जिसका नाम श्रीला है। वो भी उस आदमी के खून को पीने लगती है और उसके बाद वो उस आदमी का खून निकालकर बोतल में भर लेती हैं। दोनों लड़कियां होटल से निकलती है और दोनों बात कर रही होती है टैक्सी में कि आखिर वो दोनों ऊपर यानी कि अंडरग्राउंड से बाहर कब निकले थे पहली बार। जिस पर रूमी की दोस्त श्रीला बताती है कि वो तो तब से यहाँ घूम रही है जब पेट्रोल 1 रुपया लीटर हुआ करता था। दोनों कठमुंडू ग्रुप के बारे में बात करते हैं जो असली में वैम्पायर्स हंटर हैं। उनके डर से वैम्पायर्स कभी ऊपर नहीं आते और एक बार तो उनके वजह से नीशा धूप में जलकर मर गई थी। लेकिन रूमी अपने दोस्त को कहती है कि अब हम आज़ाद हैं और जितना चाहे उतना खून पी सकते हैं। इसके बाद दोनों लड़कियां हॉस्पिटल के रास्ते अंडरग्राउंड में जाती हैं और उस जगह को नीचे कहा जाता है और ऊपर की दुनिया को ऊपर। नीचे की दुनिया का गेट कीपर एक इंसान है जिसका नाम एडी है, लेकिन दोनों लड़कियों को गेट पर रोक दिया जाता है जहां सीबी नाम का आदमी खड़ा होता है। जिसके बाद रूमी उसे ताज़ा खून पिलाती है। अंदर जाकर वो डेविड नाम के एक वैम्पायर से मिलती है। डेविड उसे पूछता है कि तुम आखिर कहाँ पंछियों की तरह उड़ते रहती हो। रूमी अंदर जाकर डेविड की पत्नी मीरा को जगाती है और मीरा रूमी से पूछती है कि आज का दिन कैसा कटा। रूमी कहती है कि श्रीला थोड़ी सी डरी हुई थी, लेकिन वो मेरे साथ 1-2 बार ऊपर जाएगी तो वो सीख जाएगी। उस कमरे में हम देखते हैं कि वैम्पायर का लीडर जिसका नाम ओरा है वो हाइबरनेट कर रहा होता है और मीरा रूमी को समझा देती है कि जब तुम ऊपर जाती हो तो खुद का ख्याल रखना, किसी को भी मार मत देना और किसी को वैम्पायर मत बना देना। किसी को पता नहीं चलना चाहिए हम लोग कौन हैं और कहाँ रहते हैं। इसके बाद कहानी हमें मिलाती है विद्युत रॉय से जो एक डेंटिस्ट है। उसके पापा डेंटिस्ट हैं और अब विद्युत उसी क्लिनिक में डेंटिस्ट है। उसके मम्मी पापा उसे कहते हैं कि तुम्हें जाकर एक लड़की मिथिला से मिलना है और वो रॉय के पापा के दोस्त की बेटी है। शाम को रॉय मिथिला से मिलता है एक रेस्टोरेंट में और मिथिला उसे पूछती है क्या तुम मेरे साथ एक पार्टी में चल सकते हो, टैंगरा पार्टी में। लेकिन रॉय तो कभी पहले पार्टी में गया ही नहीं है और वो सोचता है कि अगर उसके पापा को पता चला तो वो उसे बहुत डांटेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, वो झूठ बोल देगा। अगले शाम रॉय पार्टी में जाता है लेकिन मिथिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ डांस कर रही होती है। रॉय बारटेंडर को खुद ड्रिंक बनाकर पिलाता है और बारटेंडर को वो ड्रिंक बहुत पसंद भी आता है, लेकिन तभी उसके गम से खून निकलने लगता है। इसलिए रॉय बारटेंडर को अपना नंबर देता है और कहता है मैं डेंटिस्ट हूँ, कल आकर चेक करवा लेना। रूमी छुपकर ये सब कुछ देख रही होती है। वो बारटेंडर से खाली ग्लास मांगती है और उसमें खून डालकर पीने लगती है। इसके बाद वो एक मोटे ताज़े आदमी को पकड़ती है जिसका नाम बादशाह है। वो उसे होटल में ले जाती है, उसे रिझाती है और आखिर में उसे काट लेती है उसके गर्दन पर। लेकिन रूमी का नुकीला दांत टूट जाता है और खून का छींटा वापस से मोटे आदमी के गर्दन के अंदर चला जाता है, जिससे रूमी डरने लगती है। रूमी डरते हुए नीचे जाती है यानी कि अपने घर जाती है और डेविड और उसकी पत्नी मीरा को सब कुछ बताती है कि जिसे वो काटी थी उसका गर्दन बहुत ही मोटी चमड़ी का था और उसका दांत टूट गया। अगली सुबह रॉय अपनी मम्मी पापा को बता रहा होता है मिथिला के बारे में कि वो बहुत अच्छी लड़की है और हम दोनों कल क्लासिकल गाना सुनने गए थे, जिस पर रॉय की मम्मी काफ़ी खुश होती है कि उसे अच्छी बहू मिलेगी और 1 साल में बच्चा भी हो जाएगा। लेकिन तभी उसके पापा को पेपर में मिथिला का फोटो मिलता है और अब ये जानकर कि मिथिला का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है, रॉय अपने मम्मी पापा को बता देता है कि वो लड़की मुझसे शादी नहीं करना चाहती। इसके बाद हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसका नाम वीरेन पाल है। वो अपने कुछ इलाके के बच्चों को वैम्पायर की कहानी सुना रहा होता है और कहता है कि वो असली में होते हैं, वो रात को निकलते हैं। और तभी बीरेन का बेटा कार्तिक वहां पहुंचता है और अपने पापा को कहता है कि ये सब बकवास है, ये सब बच्चों को मत सुनाइए। और हम यहाँ ये भी देखते हैं कि कार्तिक के पापा को अल्जाइमर की बीमारी है। पुलिस स्टेशन में वही मोटा आदमी यानी कि बादशाह आता है और पुलिस को बता रहा होता है कि पिछले रात उसके साथ क्या हुआ। उसे एक लड़की मिली थी जो बहुत सुंदर थी और वो बिल्कुल भूतनी की तरह लग रही थी और बताता है कि उसे थायराइड कैंसर है और वो सुंदर लड़की उसे काट ली थी। लेकिन किसी को भी उस आदमी के बातों पर विश्वास नहीं होता। तभी कार्तिक पुलिस स्टेशन आता है और वो वहाँ का सब इंस्पेक्टर है। सीनियर ऑफिसर कार्तिक का मजाक उड़ाते हैं और ये अतरंगी सा केस उसे सौंप देते हैं सॉल्व करने के लिए। नीचे में डेविड रूमी को अब्दुल के बारे में बताता है कि वो भी हम में से एक था, लेकिन उसे प्यार हो गया एक इंसान से और इसीलिए एडी ने अब्दुल को मारने का ऑर्डर दिया, वो भी डेविड को। लेकिन डेविड ने उसे मारा नहीं।
फिर हम देखते हैं कि रूमी जाती है अब्दुल से मिलने के लिए और उसे ताज़ा खून देती है और उसे अपने दांत के बारे में बताती है। अब्दुल उसके दांत को चेक करता है और उसे कहता है कि तुम्हारा नस ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा देर तक ये खुला रहा तो इन्फेक्शन हो सकता है। पर सैडली अब्दुल उसकी मदद नहीं कर सकता। फिर वैम्पायर के गेट कीपर एडी को पता चलता है कि कोई तो है जो ऊपर जाकर कांड कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कठमुंडू और पुलिस आकर हम लोगों को खत्म कर देंगे, और वो आखिर कौन है जो ऊपर जाता है। फिर वहाँ लोगों की गिनती शुरू की जाती है, ये देखने के लिए यहाँ 30 के 30 जन मौजूद है कि नहीं। तभी चुपके से बाहर से अंदर आकर रूमी खड़ी हो जाती है। ये देखकर एडी उसे पूछता है कि तुम तो यहाँ पहले नहीं थी। वो उसे ऊपर बुलाता है। एडी खुद को वैम्पायर से बचाने के लिए चांदी का शॉल पहनता है। चांदी की वजह से रूमी की हालत खराब होने लगती है। एडी रूमी से पूछता है कि अगर कोई ऊपर जाता है और पकड़ा गया तो तुम्हें पता है ना उसके साथ क्या किया जाता है। रूमी कहती है उसे पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, उसे खून नहीं दिया जाता, उसके चारों तरफ मोमबत्ती जला दिया जाता है जो सूरज की तरह काम करती है, जिससे वैम्पायर्स कमज़ोर हो जाते हैं। एडी रूमी से कहता है अपना दांत दिखाने के लिए। तभी बीच में डेविड कहने लगता है कि कल रात रूमी मेरे साथ ही थी, हम दोनों फिल्म देख रहे थे। रॉय जब अपने क्लिनिक में होता है तो अपने असिस्टेंट को कहता है जाने के लिए। रॉय अपने किचन में जाकर यूट्यूब वीडियो बनाता है जिसमें वो खाना बना रहा होता है। उसे असली में अपने प्रोफेशन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वो तो शेफ बनना चाहता था। तभी उसे क्लिनिक में रूमी आती है अपना दांत चेक कराने के लिए, और उसे फूड की स्मेल आ रही होती है जिस पर रॉय कहता है कि सामने एक रेस्टोरेंट है, शायद वहां से आ रहा होगा। रॉय को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसे रूमी को देखकर लव एट फर्स्ट साइट हो गया हो। जैसे ही रूमी अपना मुंह खोलती है, जिसे गलती से रॉय के उंगली में कट आ जाता है उसके फोर्सेप से, और खून गिरता है रूमी के मुंह के अंदर, जिसे वो आंख बंद करके टेस्ट करती है और विद्युत खून देखकर बेहोश हो जाता है। उसके होश में आने के बाद रूमी वहां से चली जाती है। कार्तिक और बादशाह उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां उस आदमी को वो वैम्पायर मिली थी। कार्तिक बादशाह के साथ जो भी हुआ सुन रहा होता है कि उसे यहाँ कोई भूतनी मिली थी, और दिखाता है कि उस लड़की ने मेरे गर्दन को काटा, और इस बात पर ऑब्वियसली कार्तिक को भी विश्वास नहीं होता। तभी बादशाह को कुछ होने लगता है और वो दौड़ते हुए बाथरूम में चला जाता है। तभी कार्तिक का पैर पड़ता है एक दांत के ऊपर, जो कि नॉर्मल साइज का बिल्कुल भी नहीं है। एपिसोड 2 के शुरुआत में घर में कार्तिक के पिता को यानी कि वीरेन को वैम्पायर का दांत मिल जाता है। रूमी डेविड से बात कर रही होती है कि वो जो डेंटिस्ट के पास गई थी उसका खून मेरे मुंह में गिर गया था, और वो डेंटिस्ट भी काफ़ी अजीब था, और अब पता नहीं मैं क्या करूँगी। मैं ना खून पी पाऊंगी ना किसी को काट पाऊंगी। अगले दिन रॉय अपने पापा को बताता है कि एक लड़की आई थी, उसका राइट कैनाइन टूटा हुआ था। उसके पापा सोचते हैं कि उसकी पूरी लाइफ में ऐसा कोई पेशेंट नहीं आया जिसका कैनाइन वाला दांत टूटा हुआ हो, और वो अपने बेटे को बोलता है कि अगर नस खुला हुआ है तो दांत के गैप को फिल कर दो। हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा खून ऑर्डर करके ले जाया जाता है नीचे में, जिसे वैम्पायर वाइन की तरह पीते हैं। कार्तिक जाता है एक लाइब्रेरी में और अपने पापा का बताया हुआ एक बुक लेता है। लाइब्रेरी का मैनेजर हारू अंकल इस बुक को देखकर सोचने लगता है कि शायद वैम्पायर वापस आ चुके हैं, इसीलिए वो अपने पोते से इस बारे में बात करता है और सोचता है कि अब टाइम आ चुका है कि उनके कठमुंडू ग्रुप को बताना होगा कि सब वापस से शुरू हो चुका है। सिग्नल देने के लिए वो रेडियो पर एक गाना बजवाता है और एक बूढ़ा आदमी ये सुनता है और अपने सारे साथियों को कॉल करके बता देता है कि अब उन्हें तैयार होना होगा। इसके बाद हम देखते हैं एक चुड़ैल को। वो असली में चुड़ैल है, उसका नाम लूना है और उसे भी कठमुंडू ग्रुप की तरफ से कॉल आता है। वो एक न्यूज़ चैनल में जाती है इंटरव्यू देने के लिए और वहाँ लूना बताती है, जो कि असली में चुड़ैल है यानी कि विच है। वो कहती है कि वो विचेस के लिए स्कूल खोलने वाली है और वहाँ वो सब कुछ क्लियर करती है कि चुड़ैल डरावनी नहीं होती, वो नेचर से जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन वो रिपोर्टर लूना का मजाक उड़ाने लगती है। लूना अपने पावर से बिजली कट कर देती है, जिससे रिपोर्टर डरने लगती है। बिजली को वापस लाने के बाद लूना उसे कहती है कि एक सुपरनैचुरल वर्ल्ड हमारे आसपास ही है और उससे सिर्फ मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। तो वहीं क्लिनिक में असिस्टेंट अनीशा को जानने को मिलता है कि उसके जाने के बाद एक लड़की आई थी, लेकिन डॉक्टर रॉय ने उस लड़की से ना उसका नाम पूछा, ना फोन नंबर लिया और ना उससे फीस मांगा। वो रॉय से कहती है कि आप कैसे डॉक्टर हो। तभी वहाँ रूमी आ जाती है और रॉय का स्माइल ही नहीं रुकता। अनीशा रूमी से डिटेल्स लेती है, जिसके बाद वो चेंबर के अंदर जाती है। रॉय रूमी से कहता है कि नर्स के डेड होने से पहले हमें उस जगह को फिल करना होगा, लेकिन रूमी कहती है कि मुझे तो असली दांत लगाना है, जिस पर विद्युत रूमी के मुंह के अंदर खून देखता है और वो बेहोश हो जाता है और मौका देकर रूमी उससे खून निकाल लेती है। तो वहीं कार्तिक बुक से उस दांत को मैच कर रहा होता है। जब डॉक्टर रॉय को होश आता है तो वो रूमी को बताता है कि खून देखकर वो बेहोश हो जाता है।
रूमी उसे पूछती है फिर तुमने ये काम क्यों चुना। रॉय कहता है मेरे पापा के वजह से, वो भी यही काम करते थे और अब मैं यही करता हूँ। और रूमी को समझ आ जाता है कि अगर रॉय डेंटिस्ट नहीं होता तो वो शेफ होता, और वो समझ चुकी है कि सामने कोई रेस्टोरेंट नहीं है, वो किचन में खाना बनाता है। रूमी निकलने वाली होती है तभी रॉय उसे कहता है कि मैं आपका दांत ठीक कर दूंगा, अगली बार जब आप आइएगा तो आप अपना असली दांत लेकर आइएगा। और तब जाकर रूमी उसे अपना नाम बता देती है। रूमी डेविड को खून पिलाती है डॉक्टर रॉय का, जिसे पीते ही वो खुशी के मारे चिल्लाने लगता है। और खुश होने का कारण ये है कि खून पीकर पता चला कि रॉय वर्जिन है, और ऐसा प्योर खून किसी 25-26 उम्र के आदमी से मिलना काफी मुश्किल है। डेविड की पत्नी मीरा बाकी लड़कियों को आदमी को कैसे रिझाना है ये सिखा रही होती है। तभी डेविड वहाँ आता है और उसे खून टेस्ट करने को बोलता है। खून को टेस्ट करते ही मीरा का तो होश उड़ जाता है। रूमी बताती है ये खून उसके डेंटिस्ट का है। मीरा कहती है कि हमें ऐसे और खून की जरूरत होगी, इसीलिए किसी को जाकर उस डेंटिस्ट का खून लाना होगा, जिसके लिए श्रीला मान जाती है और वो जाकर खून लाएगी। लेकिन ये सब सुनकर रूमी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे डर लगता है कहीं श्रीला डॉक्टर को मार न दे। वो अपने दोस्त को कहती है कि थोड़ा सावधान रहना, उसे मार मत देना। फिर हम बादशाह को देखते हैं जिसे रूमी ने काटा था, और वो फिर से पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी चमड़ी की हालत को देखकर कार्तिक उसे कहता है कि अरे भाई तुम जाकर किसी डॉक्टर से चेक करवा। रूमी ने उसे काटा है, उसका हालत खराब होते जा रहा है। बादशाह ने एक स्केच भी बनवाया है, लेकिन असली में वो उस रात इतना पिया हुआ था कि वो जो असली में स्केच बनवाया है वो दीपिका पाडुकोन का है। रॉय अपने एक दोस्त ईएन से मिलने जाता है और उसे बताता है कि एक पेशेंट आई थी और उसके सामने वो 2 दिन लगातार बेहोश हो गया, जिस पर ईएन को समझ आ जाता है कि रॉय को उस लड़की से प्यार हो गया है। उसे कहता है कि तुम उसे बात करो। रूमी पहुंचती है उस होटल में जहां उसका दांत गिरा था, लेकिन होटल का मैनेजर उसे कहता है कि आप जाकर उस पुलिस वाले से बात करिए, शायद वो आपकी मदद कर दें। कार्तिक रूमी को अपने पास बुलाता है और उसे उस लड़के का फोटो दिखाता है, यानी कि बादशाह का, और रूमी कहती है कि वो उस लड़के को नहीं जानती। और उसके बाद वो और झूठ बोलने लगती है कि वो यहाँ डिनर करने के लिए आई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। उसका बॉयफ्रेंड एक डेंटिस्ट है। इसके बाद वो और झूठ बोलती है कि उसका बॉयफ्रेंड आने वाला नहीं है क्योंकि उसे एक इमरजेंसी आ गया है। कार्तिक उसे कहता है तो आप यहाँ से खाना खाकर जाइए, पर वो किसी तरह झूठ बोलकर वहां से निकल जाती है। अरे वो वैम्पायर है, खाना नहीं खा सकती। लेकिन रूमी को इस बात की चिंता लगी हुई है कहीं श्रीला उस डॉक्टर को मार ना दे, इसलिए वो जल्दी से क्लिनिक पहुंचती है और रॉय को यहाँ से जल्द निकलने के लिए कहती है। वो दोनों टैक्सी लेते हैं और रॉय रूमी से कहता है कि अगर तुम्हारा कोई प्लान था तो तुम मुझे फोन करके भी बोल सकती थी, जिस पर रूमी कहती है मेरे पास फोन नहीं है। दोनों एक थिएटर जाते हैं जहां रूमी अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने पुराने यादों को याद करती है। वो बड़े आसानी से नीचे कूद जाती है और जब रॉय कूदता है तो वो गिर जाता है और उसका हाथ कट जाता है। रूमी खून को देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और उसका खून चाट लेती है और उसका घाव ठीक हो जाता है। और जब रॉय रूमी के करीब जाता है तो रूमी उसे हंसते हुए कहती है कि मुझे पता है तुमने कभी किया नहीं है, इसीलिए तुम बहुत स्पेशल हो। फिर वो उठकर वहां से चली जाती है। श्रीला क्लिनिक पहुंचती है पर वहां उसे विद्युत की जगह चुड़ैल लूना मिलती है और वहां हारू अंकल भी होते हैं। वो दोनों कठमुंडू ग्रुप का हिस्सा हैं जो असली में वैम्पायर्स का शिकार करते हैं। लूना श्रीला से पूछती है कि मैं तुम जैसे लोगों के बारे में जानती हूँ और तुम जैसे लोग कहाँ रहते हैं, एड्रेस बता दो। और ये सब सुनकर श्रीला डर के मारे कांपने लगती है। लूना उसे पूछती है कि तुम डेंटिस्ट के पास क्यों आई थी, तुम्हारे दांत में कोई प्रॉब्लम है क्या। लूना उसका दांत देखती है और कहती है ये नज़ारा मुझे हमेशा भा जाता है, लेकिन लगता है कि तुम्हें इसका यूज करना नहीं आता, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। और वो श्रीला को अपना गला दिखाती है और कहती है तुम मुझे काटना चाहती हो तो काट सकती हो। जिसके बाद लूना उसे गर्दन से पकड़ कर उठा लेती है और आखिर में वो उसका गला काट कर उसका काम तमाम कर देती है, यानी कि उसका मुंडी काट देती है, इसीलिए कट मुंडू। एपिसोड 3 के शुरुआत में जब सभी वैम्पायर्स के लिए खून लाया जाता है तो उस डिब्बे के अंदर श्रीला का कटा हुआ सिर होता है और इसीलिए मजबूरन वैम्पायर के लीडर औरा को हाइबरनेशन से जागना पड़ता है। वो सभी को आगाह करता है कि लूना, वीरेनपाल और बाकी के कठमुंडू ग्रुप वापस आ चुके हैं हमारा शिकार करने के लिए और इसीलिए अब से यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता बंद कर दिया जाएगा। ये सुनकर रूमी टेंशन में आ जाती है और अपनी दोस्त का कटा हुआ सिर देखकर रोने लगती है। डेविड और मीरा उसे कहते हैं कि हो सकता है कि डॉक्टर रॉय भी कठमुंडू का हिस्सा है, लेकिन रूमी सच्चाई बताती है कि ऐसा वो नहीं कर सकता क्योंकि वो रॉय को लेकर उस रात बाहर चली गई थी क्योंकि उसे डर था कि श्रीला रॉय को मार देगी। रूमी खुद पर दोष देती है कि उसकी वजह से उसकी दोस्त मारी गई और अब वो ऊपर जाकर कठमुंडू से बदला लेगी। पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर्स बात कर रहे होते हैं कि उन्हें एक बिना सिर के डेड बॉडी मिली है जो अचानक ही आग में जल गया।
कार्तिक को ये सुनकर विश्वास नहीं होता, इसीलिए वो क्राइम सीन पर जाता है। वो छोटी लड़की से पूछताछ करता है कि उसने क्या क्या देखा। तो वहीं एडी लूना से मिलता है और लूना उसे पूछती है कि वैम्पायर्स कहाँ छुपे बैठे हैं, लेकिन एडी कुछ नहीं बताता। और यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि श्रीला को मारने के पीछे कटमुंडू के साथ एडी का भी हाथ था। कार्तिक पहुंचता है मिस्टर चौधरी के पास जो श्रीला के बॉडी को इंस्पेक्ट कर रहा था, और वो कार्तिक को बताता है कि इसके पेट में खाना नहीं मिला, बस बहुत तरह तरह के खून थे। रूमी क्लिनिक पहुंचकर सीसीटीवी कैमरा फुटेज देख रही होती है जिसमें वो लूना को दिखती है। तभी अपने चेंबर से रॉय बाहर निकलता है और वो कहता है कि बाहर का दरवाजा का लॉक टूट गया है, इसलिए मैंने जब आवाज सुना तो मैं बाहर निकल आया चेक करने के लिए। फिर रूमी उसे पूछने लगती है कि पिछले रात क्या हुआ था, जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ था और यहाँ से बस कुछ चीजें गायब हुई हैं, जैसे कि एक पेन जो मेरे दादाजी का था। रूमी उसका हाथ पकड़कर उसे कहती है कि तुम पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवाओ। जिसके बाद दोनों बाहर जाते हैं और रॉय पानी पूरी खाता है, लेकिन रूमी वहीं खड़ी रहती है और बहाना मारती है कि वो नहीं खाएगी। और इस जगह को देखकर उसे याद आता है कि जब वो इंसान थी तो वो यहाँ आया करती थी अपने बॉयफ्रेंड निखिल के साथ। रूमी रॉय को लेकर जाती है उस घर के सामने जहाँ वो रहा करती थी जब वो इंसान थी, और अब उस घर की हालत बहुत खराब है, वो खंडर बन चुका है। फिर रूमी याद करती है उस दिन को जब निखिल उसे छोड़कर चला गया था, क्योंकि रूमी प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसके लिए उसके मम्मी पापा भी उसे बहुत डांटते हैं। इसके बाद कटमुंडू के सारे मेंबर्स एक दूसरे से मिलते हैं और अभी भी 2 मेंबर्स वहां नहीं हैं। इतने सालों के बाद पहली बार शिकार करने पर सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब वो लोग बहुत बूढ़े हो गए हैं और अब उन्हें लगता है कि इस ग्रुप को नौजवान लोगों की जरूरत है। एडी के सामने एक वैम्पायर को लाया जाता है जो एडी को बताता है कि श्रीला के साथ जो हुआ अब कोई भी डर के मारे ऊपर नहीं आएगा, लेकिन एक लड़की है रूमी जो बागी है, वो लोगों को भड़काती है ऊपर जाने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं एडी की पत्नी ममता को, जिसे सिकल सेल डिजीज है, इसलिए वो अपने बीवी के अंदर खून डलवाता है जो किसी और का नहीं बल्कि नीचे रह रहे वैम्पायर्स का है। कार्तिक को मिस्टर चौधरी से पता चला कि उन्हें जो डेड बॉडी मिला है उसमें म्यूटेशन हुआ है, जिसके वजह से सूरज के कारण वो जल गई थी और उसके सेल लगातार डिवाइड होती रहती है, जिस कारण उसके सेल कभी मरते नहीं हैं और वो लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। और ये सब सुनकर कार्तिक को याद आता है कि उस मोटे आदमी बादशाह के साथ भी यही हो रहा है। नीचे में सारे वैम्पायर मिलकर श्रीला का अंतिम संस्कार करते हैं। एडी और औरा बात करते हैं और उन दोनों के बातों से पता चलता है कि एडी यहाँ वैम्पायर्स के लिए खून का ब्लड सप्लाई फुल करके रखता है और बदले में एडी को अपनी बीवी को जिंदा रखने के लिए जो खून चाहिए वो वैम्पायर्स उन्हें सप्लाई करते हैं। रूमी पुलिस स्टेशन जाती है रिपोर्ट लिखवाने के लिए कि उसके बॉयफ्रेंड के क्लिनिक में चोरी हुई है, इसीलिए कार्तिक को भेजा जाता है रूमी के साथ क्लिनिक में। और रॉय पुलिस को देखकर घबरा जाता है और वो रूमी से कहता है कि मैं तुमसे प्राइवेट में बात करना चाहता हूँ। वो रूमी से कहता है कि रिसेप्शनिस्ट मेरे पापा को रिपोर्ट दे देगी कि क्लिनिक में पुलिस आई थी। तभी कार्तिक अंदर चेंबर में आता है और इधर उधर घूमने लगता है और पूछता है कि यहाँ चोरी क्या हुआ है, जिस पर रूमी बताती है एक पेन चोरी हो गया है। कार्तिक हंसता है। कार्तिक रॉय से कहता है कि मेरे पैर में कट आ गया है। वो रॉय को अपना पैर दिखाता है जिसमें काफी गहरा कट है। वो दोनों से कहता है कि आप जिस पार्टी में गए थे वहां पर किसी का नुकीला दांत मेरे जूते के आर पर होकर मेरे पैर में घुस गया और ये कोई आम दांत तो नहीं लगता। और तभी उसे बादशाह का याद आता है, जिसके बाद वो उसे कॉल करता है और पता चलता है कि बादशाह की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसने खुद को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया है। रूमी ये सब सुन रही होती है कि उसके वजह से क्या क्या हो रहा है, सिर्फ एक दांत की वजह से। कार्तिक बादशाह से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन वो देखता है कि वो वैम्पायर बन चुका है। तभी खिड़की से एक धुआं घुसता है जो असली में वैम्पायर का लीडर औरा है और वो बादशाह को बेहोश कर देता है। फिर वो कार्तिक की तरफ बढ़ता है। अब एपिसोड 4 की शुरुआत में रूमी से मीरा और डेविड पूछते हैं कि तुम ऊपर जाकर करती क्या हो, वो दांत लगाने वाला डॉक्टर इतना टाइम क्यों लगा रहा है, कहीं तुम्हारे और उस डॉक्टर के बीच कुछ चल तो नहीं रहा। जिस पर रूमी कहती है बिल्कुल भी नहीं, और जब मेरा दांत लग जाएगा तो मैं आप सबके लिए वर्जिन लड़के का खून लेकर आऊंगी। मीरा उसे याद दिलाती है कि याद रखना, इंसान से प्यार करोगी तो तुम्हारा सिर अलग कर दिया जाएगा। बादशाह जो अब वैम्पायर बन चुका है ओरा उसे अपने साथ नीचे लेकर आता है और ओरा उसे कहता है कि अब तुम इंसान नहीं रहे, तुम हम में से एक हो। और ओरा बादशाह के गले का घाव ठीक कर देता है। रॉय के मम्मी पापा उसके लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं और तंग आकर रॉय कह देता है कि मेरे लाइफ में पहले से ही एक लड़की है। उसके मम्मी पापा कहते हैं कि तो उसे घर लेकर आओ। हारू अंकल अपने पोते को लूना से मिलाता है और लूना उसे कठमुंडू में ज्वाइन होने के लिए चांस देती है। एडी पहुंचता है हॉस्पिटल के लैब में जहां उसकी पत्नी के लिए वैम्पायर के खून से दवाई तैयार किया जाता है और वो उस आदमी से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बीवी के लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन बनाओ।
कार्तिक सीसीटीवी फुटेज में लूना को देखकर उसे मिलने के लिए जाता है, उसे अरेस्ट करने के लिए, वो भी ट्रेसपासिंग की जुर्म में। लेकिन ये जानने के बाद कि कार्तिक उसके पुराने साथी वीरेन पाल का बेटा है, वो उसे कठमुंडू के बारे में पूछती है। तो कार्तिक कहता है कि मेरी माँ कठमुंडू के बारे में मुझे कहानी सुनाती थी कि कुछ पागल लोग थे जिन्होंने मेरे पापा को पागल बना दिया। जिस पर लूना उसे कहती है कि मैं उन्हीं पागल लोगों के बारे में एक कहानी सुनाती हूँ। ये वक्त था 1970 का, जब कोलकाता जल रहा था और नक्सल स्टूडेंट एजुकेशन सिस्टम को टारगेट कर रहे थे और इलाके के रिप्रेजेंटेटिव पर हमला कर रहे थे। फिर आखिरकार कुछ नक्सल एक्टिविस्ट को मार गिराया गया। पूरे कोलकाता में धारा 144 लगा दिया गया और खून के प्यासे लोगों को जाकर छुपना पड़ा। अब जब ऊपर से पुलिस वाले थे तो खून के प्यासे लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए और वो पुलिस पर ही हमला करने लगे। उस रात वीरेंद्र पाल ड्यूटी पर था और तभी उनके पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ। सभी लोग मारे गए, लेकिन वीरेन एक चमकीले चेन के वजह से बच गया। वो चांदी का चेन था और मीडिया ने इस हमले का इल्जाम डाल दिया नक्सल्स पर। लेकिन तुम्हारे पिता ने उन लोगों को असली में देखा था जो रात में बाहर निकलते हैं खून पीने के लिए, और तुम्हारे पापा एक औरत से मिले जो जादू टोना विच क्राफ्ट करती थी और तब जाकर दोनों ने मिलकर कठमुंडू बनाया। तुम्हारे बाबा की बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे होगे। लेकिन अब कार्तिक विश्वास कर रहा है क्योंकि उसने खुद ही ऐसे किसी को हॉस्पिटल में देखा है। तो वहीं बादशाह नीचे में सभी लोगों को चेक करता है कि उसे काटा किसने था। वो रूमी को भी चेक करता है, लेकिन वो श्योर नहीं होता और कहता है इनमें से कोई भी नहीं है। कार्तिक लूना को वैम्पायर का दांत दिखाता है। फिर दोनों रॉय के बारे में बात करते हैं कि हो सकता है रॉय भी एक वैम्पायर है। रूमी एक दांत लेकर रॉय के पास जाती है और कहती है ये मेरा असली दांत है, मुझे ये लगवाना है। लेकिन वो कहता है कि इतना लंबा दांत इंसानों का नहीं होता और ये तो तुम्हारे दांत के शेड से मैच भी नहीं करता। और पता चलता है कि असली में ये दांत श्रीला का है, जो वो डेंटिस्ट को नहीं बताती। लेकिन रॉय रूमी की बात मानकर उसका दांत लगाने के लिए मान जाता है और वो दांत रूमी को लग भी जाता है। ये देखकर रॉय घबरा जाता है, लेकिन रूमी बहुत खुश होती है कि आखिर उसका दोनों दांत फाइनली वापस आ गया। और वो रूमी को गले लगाती है और उसे काटने वाली होती है, पर वो रॉय को किस कर लेती है। रॉय खुश हो जाता है, लेकिन वो जानना चाहता है कि आखिर इस किस का मतलब था क्या। जिस पर रूमी कहती है कि मुझे भी ठीक से नहीं पता चल जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। रॉय उसे हेल्प मांगता है और कहता है कि क्या तुम मेरे मम्मी पापा से मिल सकती हो। दोनों आर्ट गैलरी जाते हैं और वहाँ रूमी रॉय से कहती है कि मैंने तुम्हारे जैसे इंसान से पहले कभी नहीं मिली, तुम रियल हो, तुम कूल बनने की कोशिश नहीं करते, तुम्हारे सामने जब भी होती हूँ अच्छा बनने की कोशिश करती हूँ। वो सोचती है क्या हम दोनों कभी एक हो सकते हैं, लेकिन मैं इसे पॉसिबल बनाऊंगी और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। कार्तिक अपने पापा से कहता है कि उसने भी आखिरकार उन लोगों का सामना किया है और वो अपने पापा से कहता है कि मैं आपकी तरह गलती नहीं करूंगा, मैं लोगों को बताऊंगा नहीं बल्कि दुनिया को दिखाऊंगा कि वैम्पायर्स असली में होते हैं। जिसके बाद वीरेन अपने बेटे को चांदी का चेन पहना देता है और उसे लगता है कि डेंटिस्ट वैम्पायर है और वो रूमी को काटने वाला है। इसलिए श्योर होने के लिए वो रॉय के क्लिनिक जाता है और उसे कहता है कि मेरा विजडम टूथ निकल रहा है। नीचे में मीरा बादशाह को वैम्पायर्स के बारे में कुछ बातें बताती है कि जैसे उन्हें धूप में नहीं निकलना है, लहसुन से दूर रहना है और चांदी से भी। क्लिनिक में कार्तिक रॉय को अपना चांदी का चेन दिखाता है और उसे कहता है पहनने के लिए। फिर कार्तिक बात करने लगता है रॉय के बारे में कि वो इंसानी खून को देखकर घबराने लगता है, जिस पर रॉय कहता है ये तो रूमी भी जानती है। कार्तिक सोचता है कि रूमी रॉय की असलियत जानकर भी उसके साथ है और वो रॉय को कहता है अपना दांत दिखा, लंबे वाले दांत। लेकिन रॉय का दांत निकल ही नहीं रहा तो वो कर भी क्या सकता है। इसके बाद वो रॉय से कहता है कि अगर तूने रूमी के साथ कुछ भी किया तो मैं कठमुंडू ग्रुप से तेरा मुंडू उड़ा दूंगा। गाड़ी में रॉय वैम्पायर्स के बारे में आर्टिकल पढ़ रहा होता है और रात में रूमी रॉय के घर आती है और उसके मम्मी पापा से मिलती है। उसकी मम्मी कहती है कि तुम थोड़ी पहचानी पहचानी लगती हो, तुम बंगला सीरियल में काम करती हो क्या। रूमी मुस्कुराते हुए कहती है नहीं, मैं तो बंगला भी नहीं जानती। रॉय के पापा रूमी से उसके मम्मी पापा के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो डेविड और मीरा को याद करके बताती है कि मेरे पापा कंसल्टेंट है और मेरी माँ एक डांसर है। वो सभी बैठते हैं डिनर के लिए और रॉय ने चिकन गार्लिक बनाया है, जिसे देखकर रूमी कहती है कि मैं वेजिटेरियन हूँ क्योंकि वो वैम्पायर है और वो गार्लिक नहीं खा सकती। अब रूमी जब चिकन खाने से मना करती है तो रॉय की माँ उसे गार्लिक खाने के लिए देती है और गार्लिक खाने के बाद वो वॉशरूम चली जाती है और उल्टी करती है। रॉय समझ जाता है कि रूमी के साथ कुछ तो गड़बड़ है। वॉशरूम में वो अपने बॉटल से कुछ खून पी लेती है, जिसके बाद वो बाहर निकलती है और जाने से पहले रॉय की माँ रूमी को गिफ्ट देती है एक चांदी का नेकलेस। ये नेकलेस 14 जनरेशन से पास ऑन हो रहा है।
रूमी नेकलेस पहनती है और रॉय चेक करता है कहीं रूमी को कुछ हो तो नहीं रहा। वो टैक्सी लेकर निकलती है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। रॉय उसका पीछा करता है और रूमी एक स्टेशन तक पहुंचती है। रूमी अचानक से एक दीवार के पीछे गायब हो जाती है और रॉय भी उसका पीछा करते हुए उस दीवार के अंदर घुस जाता है। अब एपिसोड 5 में डेविड रूमी को घायल हालत में देखता है और उसे लहसुन का गंध आ रहा होता है और छुपकर रॉय उन्हें देख रहा होता है। रूमी की हालत और खराब ना हो जाए इसलिए डेविड उसे अपना खून पीने के लिए कहता है। ये देखकर रॉय नीचे गिर जाता है और दोनों उसकी आवाज सुन लेते हैं। रूमी उसे पकड़ लेती है। जब उसे होश आता है तो वो स्टेशन में होते हैं और अब उसे रूमी का सच पता चल चुका है और वो उसे डर रहा होता है, लेकिन रूमी उसे भरोसा दिलाती है कि मैं वही रूमी हूँ जो तुम्हारे क्लिनिक आया करती थी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। और वो रॉय से कह देती है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। लेकिन रॉय अब घबराने लगता है और वो रूमी को देखकर कहता है कि तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते। रॉय कहता है वो तो रूमी से प्यार करता था जब उसे ये नहीं पता था कि वो एक वैम्पायर है। ये सुनकर रूमी को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है। कार्तिक हारू अंकल से मिलता है और उसे बताता है कि वो रॉय से मिलने गया था, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चला। हारू अंकल कहते हैं कि लगता है मुझे जाना पड़ेगा, वैसे भी मेरा दांत काला पड़ गया है। रॉय आता है अपने दोस्त ईएन से बात करने के लिए और उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि वो जिसे प्यार करता है वो असली में एक मॉन्स्टर है और मैं बस उसके लिए 4 लीटर खून का बॉटल हूँ। लेकिन ईएन उसे समझाता है कि मुझे जितना पता है सिर्फ 2 बड़े बड़े दांत होने से कोई मॉन्स्टर नहीं कहलाता, अंदर क्या है वो भी मायने रखता है। ये जानने के बाद कि रॉय को पता चल चुका है कि रूमी वैम्पायर है, मीरा उस पर बहुत गुस्सा होती है और उसे नियम याद दिलाती है, लेकिन रूमी भरोसा दिलाती है कि वो कुछ भी नहीं करेगा और मैं उसे फिर कभी नहीं मिलने जाऊंगी। रात में वो जाती है कार्तिक से मिलने के लिए और उसके लिए दारू लेकर जाती है। उसे नशे में धुत करवा कर उसे पूछती है कि आखिर रॉय के केस का क्या हुआ, वो लोग कौन थे जो क्लिनिक में आए थे, जिस पर कार्तिक झूठ कहता है कि ऐसे ही कोई लोग होंगे जो भटक गए थे, वैसे भी चोरी तो कुछ खास हुआ नहीं है। लेकिन हम देख पाते हैं कि कार्तिक रूमी को पसंद करने लगा है और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि वो डॉक्टर रॉय के साथ ज्यादा वक्त बिताती है। दोनों किस करते हैं और रूमी मौका देकर उसे काटने वाली होती है। तभी कार्तिक के पापा पीछे आ जाते हैं और उसके दांतों को वो देख लेते हैं, लेकिन कार्तिक अपने पापा को अंदर भेज देता है, जिसके बाद रूमी और कार्तिक इंटीमेट होने लगते हैं। जिसके बाद कार्तिक डॉक्टर रॉय के केस के बारे में रूमी को सब कुछ बताने लगता है कि उस रात जो औरत क्लिनिक में आई थी उसका नाम लूना है और उस क्लिनिक में किसी का मर्डर हुआ था, वो भी एक दरिंदा थी। कार्तिक वैम्पायर्स के बारे में बात करने लगता है कि उनका एक ग्रुप है जो रात में निकलते हैं लोगों को मारने के लिए, लेकिन रूमी उसे सच्चाई से भटकाने की कोशिश करती है, ये कहकर कि तुम पागल हो गए हो, कुछ भी बोल रहे हो तुम। और जब प्रूफ करने के लिए कार्तिक अपने पैर के घाव को दिखाता है तो देखता है कि वो ठीक हो गया है। रॉय को उसकी माँ बताती है कि वो एक सपना देखी थी जिसमें रूमी बहुत भयानक लग रही थी और कहती है कि मैं पहले से ही बोल रही थी कि मैंने उसे कहीं देखा है, वो हम में से एक नहीं है, रूमी तो भगवान है भगवान, इसीलिए उसके बेटे को रूमी से शादी करनी ही चाहिए। इसके बाद वो स्टेशन जाकर रूमी से मिलता है और उसे कहता है घर चलने के लिए, मेरे मम्मी पापा के सामने मुझसे ब्रेकअप कर लो क्योंकि वो पीछे पड़े हुए हैं ताकि मैं तुमसे शादी कर लूं। फिर बातों ही बातों में रॉय को वो बता देती है कि तुम्हारे क्लिनिक में मेरा दोस्त का मर्डर हुआ, उसका गला काट दिया गया था। रॉय डरने लगता है कि अब वो वापस उस क्लिनिक में कैसे जाएगा। तभी वहाँ एक पियक्कड़ आता है जो कहता है कि तुम दोनों को यही जगह मिला रोमांस करने के लिए, यहाँ से निकलो। लेकिन जब वो पियक्कड़ वहाँ से नहीं जाता तो रूमी उसे काट लेती है और उसे बेहोश कर देती है। ये देखकर रॉय घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। कठमुंडू ग्रुप रॉय को स्टेशन पर फॉलो कर रहे थे और लूना जानना चाहती है कि आखिर उस लड़की में ऐसा क्या है जो डेंटिस्ट के साथ रहती है, जिस पर एक मेंबर बताता है कि वो उसी लड़की को देखा था वीरेन के बेटे कार्तिक के साथ। और देखते हैं कि कठमुंडू का एक मेंबर उत्पल हॉस्पिटल में ही है, ये जानने के लिए कि वैम्पायर के लिए खून कहाँ से भेजा जाता है। और तभी वहाँ पर एक नर्स आती है और उसे खून का इंजेक्शन देती है जिसका नाम हेमलिन है और कहती है कि किसी को भी अगर खून की बीमारी होती है और अगर उसे ये एक इंजेक्शन लग जाए तो वो कुछ ही दिन में ठीक हो जाता है। फिर हम देखते हैं एडी को जो चाइना के मिस्टर जैंग से डील करता है हेमलिन दवाई को लेकर। रूमी पहुंचती है रॉय के घर और उसके माँ से मिलती है, लेकिन कुछ कहने से पहले ही रॉय की माँ रूमी को भगवान की तरह तैयार करने लगती है और उसकी पूजा करती है और बताती है कि वो रूमी को सपने में देखी थी। और ये सब कुछ देखकर सुनकर रूमी इमोशनल हो जाती है क्योंकि पूरी जिंदगी उसे ऐसा प्यार नहीं मिला। रॉय की माँ कहती है कि अब बस अपने मम्मी पापा को यहाँ ले आओ और हम सब मिलकर सब कुछ फाइनल कर देंगे।
रॉय जाता है गेम खेलने के लिए और वहाँ उसे एक पार्टनर मिलता है जिसके साथ वो गेम खेलने वाला है। गेम खत्म होने के बाद वो पार्टनर रॉय को एक लड़की के बारे में कहानी सुनाता है जो असली में रूमी के बारे में है कि उसके साथ क्या हुआ था। उसका बॉयफ्रेंड उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया और उसके माँ बाप ने जबरदस्ती रूमी की शादी करवा दी एक ऐसे इंसान से जो हमेशा उसे मारता पीटता था। और जब रूमी का दूसरा बच्चा हुआ वो भी मरा हुआ पैदा हुआ। रूमी बिल्कुल टूट चुकी थी और वो अपनी जान लेना चाहती थी। और तब वो पार्टनर अपना मास्क हटाता है तो देखते हैं ये डेविड है, जिसे देखकर रॉय डर जाता है। डेविड उसे कहता है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और ना रूमी तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। रात में जब रूमी अपने घर जा रही होती है तो हारू अंकल उसका पीछा करते हैं और वो काठमांडू के लोगों को बता देता है कि ये तो डॉक्टर रॉय की गर्लफ्रेंड है और वो उसका पीछा कर रहा है। लेकिन तभी अचानक से रूमी उस पर हमला कर देती है और उसे काट लेती है। अब एपिसोड 6 में लूना एडी को बताती है कि काठमांडू का एक मेंबर मारा गया है, उत्पल, जो हॉस्पिटल में था और उसे जो ब्लड दिया जा रहा था वो ह्यूमन ब्लड से बहुत अलग था। और उस ब्लड की खास बात यह है कि उसमें हेमोग्लोबिन कम था। वो ये भी जानती है कि हारू को किसने मारा। वो वही वैम्पायर है जिसने एक इंसान को अपने जैसा बनाया। वो दांत अपने साथ लेकर आई है जो वो एडी को देती है और कहती है उसे ढूंढने के लिए। डेविड रूमी को आकर बताता है कि उसने रॉय को हिप्नोटाइज किया है और वो अब भूल गया होगा सब कुछ। रूमी ये सोचकर अपसेट हो जाती है कि अगर वो उसे भूल गया तो क्या होगा, जिस पर डेविड कहता है कि मैं मजाक कर रहा था। मिस्टर चौधरी कार्तिक को दिखाते हैं कि उसने हारू के डेड बॉडी का भी ऑटोप्सी किया है और उसे बताता है कि जिसने भी इसे काटा है उसे पता था कि कैरोटिड आर्टरी कहाँ है। एडी गुस्से में जाता है वैम्पायर के लीडर ओरा के पास और उसे दांत दिखाकर कहता है कि तुम में से ही किसी ने ऊपर जाकर एक आदमी को अपने जैसा बना दिया है। रूमी रॉय के क्लिनिक में जाकर उसे कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहती और एडी सभी वैम्पायर को कह देता है कि 2 दिन के अंदर मुझे बताओ कि वो कौन है जो ऊपर जाकर ये सब कांड कर रहा है। रूमी अपने प्यार को लेकर काफी सीरियस है और वो अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना भी चाहती है, लेकिन रॉय विश्वास कर ही नहीं पा रहा कि रूमी उससे प्यार करती है और वो असली में मॉन्स्टर है। और वो रूमी से वादा करने को बोलता है कि तुम किसी को फिर काटोगी नहीं और वो वादा करती है। फिर रॉय को किस करने के बाद वो बाहर निकलती है तो उसे कार्तिक मिलता है और कार्तिक उसे पूछता है क्या हुआ, तुम दोनों का पैचअप हो गया क्या, और हम लोगों ने उस रात जो किया था उसका क्या, जिस पर वो कहती है इट मीन्स नथिंग, वो रात मेरे लिए सिर्फ एक मिस्टेक था और वो चली जाती है वहां से। ये सुनकर कार्तिक काफी दुखी हो जाता है। अगले दिन वो चुड़ैल लूना से मिलने जाता है और वो कार्तिक से मदद मांगती है क्योंकि उन्हें इस शहर को उस मॉन्स्टर से बचाना होगा। और वो कार्तिक से पूछती है कि कुछ दिन पहले तुम्हारे घर में एक लड़की आई थी, वो कौन थी। कार्तिक कहता है बस वो दोस्त थी। वो आगे बताती है मरने से पहले हारू ने तुम्हारी उसी दोस्त का पीछा किया था। ओरा डेविड और मीरा से पूछता है वो कौन है जो ऊपर जाता है, ऐसा लगता है तुम्हें ये पहले से ही पता है और वो जो भी है हमें एडी को बताना होगा। दोनों रूमी से बात करते हैं और वो बोलती है कि उसने काठमांडू के आदमी को मारा है क्योंकि वही उस रात क्लिनिक में घुसा था। मीरा उसे कहती है कि तुम ऐसे ही ऊपर जाकर लोगों को मार नहीं सकती, लेकिन रूमी अब इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं है। वो तो अब ठान चुकी है कि वो लूना को मारेगी, जिस पर मीरा उसे कहती है कि लूना बहुत ताकतवर है। जिस पर रूमी पूछती है कि तो हम अपनी ताकत का यूज क्यों नहीं करते, जिस पर मीरा कहती है कि सालों हो गए हैं हम लोगों ने अपने पावर को यूज नहीं किया। कार्तिक जाता है क्लिनिक रॉय से मिलने और उसे कहता है कि कबूल करने के लिए कि तुमने हारू को मारा है और ये भी कबूलने को बोलता है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड एक मॉन्स्टर थी। एक्स गर्लफ्रेंड यानी कि श्रीला। ये सब सुनकर रॉय काफी कंफ्यूज लगता है। फिर ये सोचकर कि रॉय एक वैम्पायर है और वो अपना दांत निकालेगा, इसलिए कार्तिक उसे गुस्सा दिलाने के लिए कहता है कि तुम्हारी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड रूमी मेरे घर आई थी और हम लोगों ने बहुत मजे किए। लेकिन रॉय कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। कार्तिक उसे कहता है तो उसी से पूछ लेना। अगली सुबह एडी सोच रहा होता है कि उसका बिजनेस कौन संभालेगा। ममता उसे कहती है हमारी बेटी है वो संभालेगी, उसका MBA कब काम आएगा। तभी वहाँ उनकी बेटी मिठू आती है जो असली में कोई और नहीं बल्कि एपिसोड 1 वाली मिथिला है। एडी अपनी बेटी से पूछता है क्या तुम मेरे दोस्त के बेटे से मिली, जिस पर वो कहने लगती है कि आप दोनों हाथ धोकर मेरे शादी के पीछे क्यों पड़े हैं। कार्तिक अपने सीनियर ऑफिसर को बताता है कि वो मॉन्स्टर्स वापस आ गए हैं और उन्हीं ने बादशाह को अपनी तरह बना लिया है। लेकिन ऑफिसर्स सोचते हैं कि कार्तिक दिन भर दारू पीता है, शायद ये इसी का असर है, और इस वजह से गुस्से में वो कार्तिक को सस्पेंड कर देता है। पुराने थिएटर में रॉय और रूमी एक दूसरे से बात करते हैं और वहाँ वो उसके सामने कबूलती है कि उसी ने हारू को मारा है। फिर रॉय उसे पूछता है कि तुम कार्तिक से मिलने गई थी।
उसके साथ हुआ क्या था। जिस पर रूमी टेंशन में आने लगती है और कहती है पिछले रात हमारा झगड़ा हो गया था, इसीलिए मैं चली गई और वो सब कुछ हो गया, लेकिन असली में मैं अपने दोस्त के मर्डर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाने गई थी। ये सब सुनकर रॉय कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो। लूना हारू के पोते नारू को अपने ग्रुप में शामिल करती है और लूना नारू को ट्रेनिंग देगी ताकि वो अपने दादाजी के मरने का बदला ले सके। रॉय रूमी को लेकर जाता है अपने दोस्त ईएन से मिलाने के लिए और उसे बता देता है कि ये एक वैम्पायर है, लेकिन डरने की बात नहीं है, वो आपसे गुस्सा नहीं है तो वो आपको काटेगी नहीं। और बड़े ही फ्रीली तरीके से रूमी और ईएन एक दूसरे से मिलते हैं। ईएन रूमी को अपने थिएटर के दिनों के बारे में बताता है और उसे कुछ पुराने फोटोज दिखाता है जिसमें एक फोटो में लूना होती है, जिस बारे में रूमी और जानना चाहती है। ईएन बताता है कि लूना कभी अच्छा एक्टिंग नहीं करती थी, वो तो बस आती थी रामा नाम के एक आदमी से मिलने के लिए जिससे वो प्यार करने लगी थी, और फिर रामा गायब हो गया और लूना भी ग्रुप छोड़कर चली गई। रात में जब बाहर बारिश हो रही होती है तो कार्तिक नशे में धुत होकर अपने घर आता है और वो अपने पापा से कहता है कि मुझे सस्पेंड कर दिया गया है, और वो नशे में पागलों की तरह चिल्लाने लगता है कि रूमी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर लूंगा। और रूमी का नाम सुनकर उसके पापा को याद आने लगता है कि उस रात उसने रूमी के दांत को देखा था। अब एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जब रूमी इंसान थी। अपने बच्चे को खोने के बाद अपनी शादीशुदा जिंदगी से तंग आकर जब वो अपनी जान दे देती है, पानी में कूद जाती है, तब एक वैम्पायर आकर उसे काट लेता है। प्रेजेंट में अगली सुबह दारू का नशा उतरने के बाद याद करने लगता है रूमी के साथ बिताए गए उन सारे समय को, और तब उसे समझ आता है कि वो इतनी अजीब तरह से क्यों बिहेव करती थी। रॉय के मम्मी पापा से मिलवाने के लिए रूमी मीरा और डेविड को अपने साथ लेकर जाती है और मीरा बहुत डरी हुई है और समझाती है कि भूल से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब सभी एक दूसरे से मिलते हैं और रॉय के पापा कहते हैं कि ये सुनकर हमें बहुत बुरा लगा कि आप खाए बिना यहाँ से चले जाएंगे, जिस पर डेविड झूठ कहने लगता है कि ये तो हमारा परंपरा है, हम लड़के के घर में कुछ नहीं खाते। लेकिन डेविड और मीरा अपने कैरेक्टर से बाहर नहीं आते और अजीब अजीब अतरंगी बातें करने लगते हैं, जिसे सुनकर रॉय के मम्मी पापा को शौक लगता है। रॉय के पापा 18 साल पुराना स्कॉच लेकर आते हैं और कहते हैं ये तो पीना पड़ेगा। डेविड और मीरा पीने के लिए मान जाते हैं। ये देखकर रॉय के पापा रॉय की मम्मी से कहते हैं तुम भी पी लो थोड़ा सा, और वो कहती है अच्छा ठीक है थोड़ा सा दे दीजिए। कार्तिक को रॉय की असिस्टेंट अनीशा दिखाती है एक सीसीटीवी फुटेज जिसके हिसाब से वो रूमी के पीछे पीछे चेंबर के अंदर जाती है, लेकिन सीसीटीवी में रूमी कैप्चर होती ही नहीं। तो वहीं घर पर रॉय के पापा डेविड से और रॉय की मम्मी मीरा से बातचीत कर रहे होते हैं। सीसीटीवी फुटेज देखते समय पता चलता है कि और भी ऐसे कई फुटेज हैं जिसमें रूमी कैप्चर नहीं हुई है, और रूमी जब पहले दिन क्लिनिक आई थी तो उसका राइट कैनाइन टूटा हुआ था। ये बात कार्तिक को पता चल जाता है रॉय की डायरी से। जब मीरा और डेविड रॉय के मम्मी पापा को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि वो सब कुछ भूल जाए, तो रॉय और रूमी दूसरे कमरे में इंटीमेट होने लगते हैं, और तभी अनीशा का कॉल आता है और वो रॉय को बताती है कि कार्तिक आया था और वो अब आपके घर आने वाला है और उसने कई पुराने फुटेजेस चेक किए हैं। कार्तिक रॉय के घर को ढूंढते हुए जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में एडी मिलता है जिससे वो रॉय के घर का रास्ता पूछता है। दोनों रॉय के घर पहुंचते हैं तो वहीं रॉय जाता है रूमी, मीरा और डेविड को स्टेशन तक छोड़ने के लिए, जहां मीरा कहती है कि रॉय बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन ये जानकर उसको भी झटका लगता है कि अब वो वर्जिन नहीं रहा। कार्तिक लूना को जाकर बता देता है कि उसे पता चल चुका है कि हारू को किसने मारा, और लूना कहती है कि उसे मेरे सामने लेकर आओ, मैं उसे सबके सामने मारूंगी। जब तीनों वैम्पायर वापस अपने नीचे की दुनिया में जाते हैं तो बादशाह को याद आ जाता है कि वो रूमी ही थी जो उसे पार्टी में काटी थी। रूमी डरने लगती है और सजा के लिए उसे एक पिंजरे में रखा जाता है और सामने मोमबत्ती जलाए जाते हैं उसे कमजोर बनाने के लिए, और पास के पिंजरे में पहरेदार सीबी भी होता है जो हमेशा रूमी को अंदर आने देता था, इस वजह से उसे भी सजा मिली है, और खून न पीने की वजह से उसका बहुत बुरा हाल हुआ है। कई दिन बीत जाते हैं और रॉय टेंशन में होता है कि आखिर रूमी के साथ हुआ क्या है। वो तो हर रात उसे मिलने आती थी। ईएन उसे कहता है कि तुम्हें जाकर उसे मिलना चाहिए, पता करना चाहिए कि उसके साथ हुआ क्या है, और जब तुम उससे मिलोगे तो तुम उसे ये फोटो दे देना। इसीलिए रॉय हिम्मत करके नीचे जाता है और उसे डेविड मिलता है और दोनों छुप जाते हैं। डेविड उसे कहता है कि 300 साल में पहली बार कोई इंसान नीचे आया है एडी को छोड़कर, और तुम उसके बारे में ना ही जानो तो ही ठीक है।
डेविड रॉय को रूमी से मिलाता है और देखते हैं कि रूमी बहुत कमजोर हो चुकी है। इसीलिए रूमी में थोड़ा ताकत भरने के लिए रॉय उसे अपना खून पिलाता है और खून पीकर रूमी कहती है कि अब तुम्हारा खून का टेस्ट काफी बदल गया है, वो मजा नहीं आ रहा। रॉय उसे कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा कहीं दूर, जिसके लिए रूमी हंसते हुए मान जाती है। तभी सीबी को होश आ जाता है और वो जोर जोर से आवाज करने लगता है, जिससे वैम्पायर का लीडर ओरा जाग जाता है। एपिसोड 8 यानी कि लास्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में डेविड और मीरा ओरा को बताते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और जब तक एडी इन दोनों को सजा नहीं देता वो चुप नहीं बैठेगा। तभी वहाँ एडी आता है और वो वहाँ रूमी के बॉयफ्रेंड रॉय को देखता है, जिसे देखकर उसे याद आता है कि ये तो उसके दोस्त का बेटा है। एडी गुस्से में रूमी से कहता है कि तुम्हें ऊपर जाने का बहुत शौक है ना, तो जाओ ऊपर और चुड़ैल लूना को खत्म कर दो। अगर तुम लूना को मार देती हो तो तुम यहाँ आजाद होकर फिर से रह सकती हो, और अगर तुम मर जाती हो तो तुम्हारा हम सब मिलकर अंतिम संस्कार कर देंगे और यहाँ के सभी वैम्पायर रॉय के शरीर से खून चूसकर उसे मार देंगे। रॉय की जान बचाने के लिए रूमी ऊपर जाती है और सबसे पहले वो रॉय के घर जाती है और उसके मम्मी पापा को बता देती है कि रॉय असली में एक कुकिंग शो में गया हुआ है जो कि यहाँ से बहुत दूर है, इसीलिए आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन रॉय के पापा अपने बेटे को सपोर्ट नहीं करते, ये कहकर कि खाना बनाना औरतों का काम है। रॉय के पापा से कहती है आप भी तो अलग अलग तरह के डेजर्ट बनाते हैं, हो सकता है कि वो आपकी तरह अच्छा डेंटिस्ट नहीं है, लेकिन खाना बनाने का हुनर तो उसमें आपसे ही आया है, उसे बस आपकी सपोर्ट की जरूरत है। वो रॉय के कमरे में जाती है और उसे वहाँ इयन का लिफाफा मिलता है जो असली में रूमी के लिए ही था, और रूमी उस फोटो में एक वैम्पायर को देखती है जो हमेशा उसे तंग करता है। रूमी जाती है कार्तिक से मिलने के लिए और उसके पापा से मिलती है जो रूमी को कहते हैं अपना दांत दिखाने के लिए। कार्तिक अपने बंदूक को लेकर अंदर आता है और वो रूमी को कमरे में बंद कर देता है। रूमी कार्तिक से कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए रॉय को बचाने में। लूना जब ब्लू मून सेरेमनी कर रही होती है तभी उसे कार्तिक का फोन आता है और वो बता देता है कि उसके घर में वही मॉन्स्टर कैद है, लेकिन इसे हैंडल करने का कार्तिक के पास एक प्लान है। पूरा कठमुंडू ग्रुप और मीडिया एक रूम में इकट्ठे होते हैं और आखिरकार अब मीडिया को लाइव दिखाकर कार्तिक प्रूफ कर पाएगा कि वैम्पायर सच में होते हैं। लेकिन उस पिंजरे में होता है वैम्पायर अमर जो रूमी को तंग करता था, और ये असली में लूना का प्यार रामा है। लेकिन वो फिल्म में काम करने के लिए लूना को छोड़कर चला गया था, इसलिए अब लूना के पास एक मौका है बदला लेने का। वो मीडिया को बताती है कि ये ऐसे क्रिएचर हैं जो कैमरा में कैप्चर नहीं होते। जिंदा रहने के लिए वो रात में निकलते हैं इंसानों का खून पीने के लिए, और खून देखते ही अमर के दोनों दांत बाहर निकल आते हैं और धूप से वो जलने लगता है। और इतने सालों से मीडिया को सबूत चाहिए था, तो ये रहा सबूत। और कार्तिक को भी समझ आ गया है कि लूना वैम्पायर से इतनी नफरत क्यों करती है, क्योंकि लूना के लिए यह पर्सनल बात है और वो बदला लेना चाहती है। इसके बाद लूना जाती है अपने एक्स वैम्पायर बॉयफ्रेंड रामा से मिलने के लिए और उससे पूछती है कि तुमने मेरे बारे में फिर कभी सोचा नहीं, तुम मुझसे मिलने भी नहीं आए। वो कहता है एडी के वजह से। लूना उसे पूछती है तुमने हारू को क्यों मारा। वो कहता है मैंने किसी हारू को नहीं मारा, वो रूमी का काम था। वो लूना से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। लूना पूछती है कि तुम लोग वैसे रहते कहाँ हो। रामा उसे कहता है पास आने के लिए। वो पिंजरा खोलकर अंदर जाती है, लेकिन वो रामा को मार देती है उसके छाती में वार करके और उसके शरीर को जला देती है। वहाँ लूना से मिलने के लिए रूमी आती है। रूमी अपनी दोस्त श्रीला के मौत का बदला लेना चाहती है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन लूना बहुत ताकतवर है और उसके सामने रूमी टिक भी नहीं पाती। दूसरी ओर कार्तिक उन दोनों को लड़ते हुए देख रहा होता है और रूमी लड़ाई हार रही होती है। रूमी को अपना खून पिलाने आता है, जिसके बाद रूमी याद करती है श्रीला को और रॉय को। लूना अपनी ताकत से नदी का पानी रूमी पर फेंकती है, जिसके बाद उसे ऐसी शक्ति मिल जाती है वो धुएं की तरह हवा में उड़ने लगती है और अब रूमी बड़े ही आसानी से लूना की सुरक्षा कवच को तोड़ देती है। रूमी के सीने पर एक खंजर दे मारती है तो रूमी मरती नहीं, जैसे कि रामा बड़े आसानी से मर गया था। ये देखकर लूना हैरान रह जाती है और वो पूछती है कि तुम हो कौन, तुम उनमें से एक नहीं हो, तुम उनके जैसे कहाँ बनी थी। रूमी कहती है पानी में, और फिर रूमी आखिर में लूना को काट कर मार डालती है। रूमी फिर अपने दुनिया में लौट आती है और सभी खुशी मना रहे होते हैं। एडी आकर कहता है कि मुझे पता था कि तुम ही उस चुड़ैल को हरा सकती हो, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना। रूमी पूछती है रॉय कहाँ है,
और रॉय के सामने आने के बाद एडी उससे कहता है कि अब वो रॉय को ऊपर जाने नहीं देगा, वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। लेकिन रूमी जो अब चुड़ैल को मार चुकी है वो काफी ताकतवर महसूस करती है और वो अपना ताकत एडी को दिखाती है और कहती है कि वो एडी को मार सकती है कुछ सेकंड्स में ही, जिस पर वो कहता है कि मेरे लोग इस जगह को जलाकर राख कर देंगे अगर तुमने ऐसा किया तो यहाँ सब लोगों में तुम्हारी जैसी ताकत नहीं है, वो खुद को बचा नहीं पाएंगे। एडी कहता है कि तुम रॉय को अपने जैसा बना लो। रूमी बहुत खुश हो जाती है लेकिन रॉय मना करता है, कहता है कि वो उनकी तरह वैम्पायर नहीं बनना चाहता, पर एक और रास्ता है, डीप हिप्नोसिस। डेविड रॉय को हिप्नोटाइज कर देगा जिससे उसके दिमाग से सब कुछ मिटाया जा सकता है, यानी कि वो फिर रूमी को भी भूल जाएगा। अब अगले दिन देखते हैं कि रॉय वापस अपने घर में होता है और उसके पापा अपना बनाया गया एक रसगुल्ला चखाते हैं जो रॉय को बहुत ज्यादा मीठा लगता है, इसलिए वो थोड़ा सा ऊपर नमक लगा देता है और टेस्ट सभी को बहुत पसंद आता है। कार्तिक भी प्रमोट होकर अब ऑफिसर इंचार्ज बन गया है और जो ऑफिसर्स पहले उनका मजाक उड़ाते थे कार्तिक अब उन्हें कंट्रोल करता है। तो वहीं लूना के मरने के बाद कठमुंडू का लीडर शायद नारू बनने वाला है। रॉय अपने किचन में खाने का वीडियो बना रहा होता है। बादशाह एडी को बताता है कि अब सभी लोग आराम से रात में ऊपर घूमते हैं क्योंकि अब उन्हें लूना का डर नहीं है, यहाँ तक कि वो कोलकाता से कहीं और शिफ्ट करने वाले हैं। रूमी जाती है रॉय के क्लिनिक में और हिप्नोसिस के वजह से रॉय अब उसे पहचान नहीं पाता। रूमी रॉय से कहती है कि उसके राइट कैनाइन दांत में दर्द है, ये दांत पहले टूट गया था और मैंने इसे रिप्लेस करवाया था। रॉय उसे पूछता है कि किसने ठीक किया था। रूमी कहती है एक बहुत अच्छे डेंटिस्ट ने। एडी कहता है कि रूमी चाहे कितनी भी दूर चली जाए वो घूम फिर के मेरे पास वापस आएगी क्योंकि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है और वो मेरे पास है। रूमी अपना मुंह खोलती है और उसके नुकीले दोनों दांतों को देखकर रॉय स्माइल करता है और इसी के साथ टूथ परी सीजन 1 यही एंड होती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।